જુનાગઢનો કિલ્લો ને પાટણનો મોહલ્લો, ફેશનની આ દુનિયાને ડાયરો કસુંબો, ગરવી ગુજરાત આજે ભલો ગુજરાત. મેટ્રોપોલ સ્ટોક એક્સચેન્જ કે ડેરી ને જ્વેલરી, નંબર 1 ગુજરાતી, નંબર 1 ગુજરાત. ભલો ગુજરાત, ભલો ગુજરાત. ઊંઝાની કોમોડિટી કે સુરતની ગાર્મેન્ટ, કચ્છી હેન્ડીક્રાફ્ટ ને આ ગુજરાતી પરસાણ, ઉગતા અલગ જ ના છે દિવસ અને રાત, આ અનોખું ગુજરાત. ભલો ગુજરાત, ભલો ગુજરાત. ગુજરાતનો નાદ આપણો સાથ. ભલો ગુજરાત. कुसुमबहन नमस्कार। नमस्ते। कुसुमबहन, आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि आपका और काका साहब का नाता, आप एक मानस पुत्री की तरह ये काका साहब की जो सारी यादें हैं उन्हें संजोए, उनका प्रिजर्वेशन किए, उन्हें संभाले, यहाँ 1965 से है उनके साथ। तो ये मिलन काका साहब के साथ रहना कैसे शुरू किया? मैंने जब काका साहब के साथ रहना शुरू करा तब यही सोचा था कि एक ऐसे राष्ट्र प्रेमी हो, राष्ट्र सेवा करते हो, विद्वान है और ज्ञानी हो, ऐसे महापुरुष के साथ मुझे जीवन बिताना है। तो ऐसे गुरु की खोज में मैं घूम रही थी। तो 65 में काका साहब के साथ मुझे मेरा परिचय एक सर्वोदय कार्यकर्ता श्री श्याम सुंदर शुक्ला ने कराया। और मैंने काका साहब जब बम्बई आए तब मुझे मिलना हुआ। काका साहब के मिलते ही मुझे लगा कि जो स्वप्न में एक योगी ने दर्शन दिया था यही मेरे गुरु है। तब से बस उनका एक उत्तरावस्था में काका साहब के पास मैं आई थी तो काका साहब का मुझे वात्सल्य ही प्राप्त हुआ है। काका साहब हमेशा कहते थे हमारा जीवन स्वेच्छा स्वीकृत गरीबी का है और आपको तुम्हें बनाना है तो सच्चा प्रवास से ही शिक्षा प्राप्त होगी, ये सच्ची केळवणी है। तो इसी आशय से मुझे
उनको तो जल्दी थी कि इस अवस्था में मेरे पास आई है, तो उनको जल्दी थी कि कुसुम को कुछ बना दूँ। लेकिन मेरी तो झोली जितनी छोटी थी उसमें मैं ग्रहण कर सकती थी, लेकिन काका साहब ने तो बहुत मेरे पर मेहनत करी है मुझे बनाने के लिए। तो उनके वात्सल्य से मेरे जीवन में हुआ कि काका साहब का जो भी कुछ है उसके जीवन भर मुझे संभालना है, करना है, ये मेरे लिए मुख्य था। एक छोटी पेन हो, उनके बाल है, या जो भी चीज़ें छोटी छोटी हैं वो भी मुझे संभालने में बहुत भक्ति आती थी और मुझे प्रेम होता था कि अच्छी तरह संभालना है। और काका साहब का जो साहित्य है वो काका साहब के साथ ही उनकी डायरियाँ है, उनके चिंतन का डायरी है, चाहे जो भी डायरी पुराने समय से वो सब मिलाती थी उनके साथ बैठकर। पुराने लेटर्स उनका हम साथ बैठकर मिलाते थे, काका साहब सब समझाते थे। तो यही सब कामों में मुझे लगने लगी है। और कौन सी किताब अच्छी है, कौन सी क्या है, क्या करना है, एक पत्र, मुझे तो सब कुछ काका साहब का अच्छा लगता था कि सभी मेरे लिए तो महत्व का है। तो ये कहना भी ये मुश्किल है कि कौन सी किताब अच्छी है, कौन सी जल्दी छापना है। वो सभी मुझे जल्दी होती थी कि जल्दी जल्दी छप जाए। अहमदाबाद जाती हूँ तो नौजवान भी कहती हूँ काका साहब का जल्दी छापो, पुनर्मुद्रण करो। सब प्रकाशकों को यही मैं आग्रह करती हूँ। काका साहब जैसे महापुरुष, उनके कार्य के साथ उनका अक्षर देह इसे जीवंत रहे, मेरी बहुत अंदर से इच्छा है। तो इसी कार्य में मैं लगी हुई हूँ। और मेरे साथ भी जो भी जुड़ता है काका साहब का मुझे सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहते। ऐसा मनीषा बहन भी आज आई है, तो ये जो कर रहे हैं ये बहुत महत्व का कार्य है। कुसुमन, आप जब काका साहब से मिली तब उनकी जीवनचर्या है उसको आपने अनुग्रहित किया होगा, और आप पहले गृहस्थ आश्रम में जब रहीं, आपके पिताजी के घर पे रहीं, तब आपका जीवन कुछ अलग था। तो किस किस प्रकार के चेंजेस आपके जीवन में आए और वो दिनचर्या क्या रहती थी जिसको आप और यहाँ के सभी लोग काका साहब के साथ फॉलो करते थे? आपने इतने 2-3 प्रश्न इकट्ठा करा है, लेकिन ऐसा है कि मैं काका साहब भी मुझे कहते थे कि कुसुम तेरे में जो पहले आई थी और अभी में बहुत चेंज हुआ है। अनुभव वही करते थे। मुझे अब तो लगता था कि मैं जो कर रही हूँ भक्ति से वही मेरे लिए मुख्य है। क्या चेंजेस वगैरह है वो मैं नहीं कह सकती, लेकिन एक काम में मैं बस मेहनत से करती रहती थी। काका साहब जैसा लेख लिखवाते थे और देख लेते थे, फिर उसका मैं कॉपी करती थी और फिर लोगों को भेजती थी, एक नकल यहाँ रखती थी। ऐसा पत्रों का भी करती थी। तो वो सब करने में मुझे कोई मेहनत नहीं लगती थी, लेकिन काका साहब अनुभव करते थे कि ये बहुत मेहनत करती है, ये अच्छा है इसके लिए। तो काका साहब की ये भक्ति से मैं सब करती थी। तो अभी भी जो उनका साहित्य है, मैं हमेशा उनका साहित्य का एडिटिंग करती हूँ। जैसे उनके जन्म शताब्दी में 11 वॉल्यूम करा हिंदी में, काका कालेलकर ग्रंथावली, और गुजराती में जो 15 वॉल्यूम हुआ उसमें भी मैंने काफ़ी सहयोग करा गुजरात से। जो उमाशंकर जोशी जी, यशवंत शुक्ला जी ने जो करा है, कहते काका साहब कि हमें 50 साल की सेवा करके जाना है, ऐसा वो ग्रंथावली तैयार करते कहते थे। तो उसमें भी मुझे आनंद आता था कि मुझे अच्छा काम मिला है काका साहब का करने के लिए। तो मुझे बोझ रूप कभी नहीं लगा। और स्नेह रस में तो मुझे हमेशा कहते थे, मैं आती थी और जब काका साहब के पास बैठकर लिखती थी तो स्नेह रस में कहते कि काका साहब का ये गणेश जी है जो लिख रहे। तो ऐसे ऐसे महापुरुष से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता था। जब एक बार उमाशंकर जोशी जी आए दिल्ली,
और काका साहब के पास ठहरते थे इसी कमरे में। अच्छा। हाँ, और तब उनका कोई मकान नहीं था, जो राज्यसभा के मेंबर नहीं बने थे, साहित्य अकादमी के मेंबर नहीं थे। तो काका साहब बाहर गांव गए थे, तो अंदर आए, ऑटो से उतरे और फटाफट अंदर आ गए। हाँ। फिर काका साहब को कहते थे कि कहा था कि देखो ये लड़की क्या सोचती होगी कि मैं पूछे बिना अंदर आ गया, घुस गया। ये अपना संबंध फिर काका साहब ने मुझे बताया, उमाशंकर भाई जोशी जी का उनका संबंध। ये जो निवास स्थान है उसके साथ कैसी यादें जुड़ी हुई है? ये काका साहब पे, ये तो मैं पहले बताऊं, काका साहब वर्धा रहते थे, वहाँ बापूजी का सब हिंदुस्तानी प्रचार सभा का हिंदी का काम करते थे। फिर बापूजी के जाने के बाद काका साहब को दिल्ली बार बार आना पड़ता था, क्योंकि कई गांधी जी की सब चीज़ें इकट्ठा करके संग्रहालय बनाने की उनकी उम्मीद थी, और शुरुआत गांधी म्यूजियम की दिल्ली में काका साहब ने शुरू करा। तो ये सब चीज़ के लिए उनको दिल्ली आना पड़ता था, और तब तक उन्होंने ये भी कहा था कि जब तक मैं स्वतंत्रता न मिले, गुलाम देश का प्रतिनिधि, मैं बाहर जाना नहीं चाहता हूँ। तो स्वतंत्रता मिलने के बाद भी वो फिर बार बार विदेश जाना, दिल्ली आना। तो राजेंद्र प्रसाद जी, राष्ट्रपति जी ने और नेहरू जी ने कहा कि काका आपको भी ये लीज पर ज़मीन देते, आप भी राजघाट पर आश्रम आप वर्धा से ले आइए। तब ये यहाँ लीज पर ज़मीन मिली और गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा नाम रखा। तो गांधी स्मारक निधि के पास होने से उसको नाम सन्निधि दिया गया है। सन्निधि भी बहुत प्यारा नाम है, सब लोगों में सन्निधि प्रचलित है ज़्यादा, कि सन्निधि जा रहे हैं, सन्निधि में काका साहब रहते हैं, और ये जगह भी बहुत ही एकदम पवित्र स्थान। सन्निधि नाम किसने दिया था? काका साहब ने। काका साहब तो नाम में बहुत एक्सपर्ट है, हर एक का उनको वही नाम रखते थे। जैसा अपना बम्बई में जो अप्सरा नाम रखा था काका साहब ने, हाँ। वगैरह कई कई नामों काका साहब कहते। काका साहब फैबा है गुजराती में। अच्छा। नाम रखने में सब लोग उनसे मांगते थे नाम। राइट। तो काका साहब विदेश में शायद उनके बच्चों के साथ रहने का संदर्भ आप दे रहे हैं? नहीं, विदेश में तो रहे नहीं। अच्छा। वो वर्धा से यहाँ दिल्ली आए। अच्छा। दिल्ली आए, कुछ दिन राष्ट्रपति भवन में रहे राजेंद्र प्रसाद जी के, फिर दिल्ली में और जगह पर रहे और लेकर, लेकिन बाद में ये मकान बना। तो इसको 1957 में पहला और ये 2 मकान बने। अच्छा। 58 में बीच का मकान बना गया। अच्छा। बीच का मकान बनाया तो वहाँ एक प्रार्थना भवन बने। ये उनके कालरा जी बंधु के परिवार की इच्छा थी, और काका साहब का अनन्य भक्त थे। अच्छा। कि अब काका साहब आप प्रार्थना के लिए हम अलग हॉल बनवा देते। और आप देखते हॉल में भी तख्ती में वही लिखा है, और लास्ट मकान में गांधी ये संस्था का उद्देश्य क्या है हिंदुस्तानी का, वो लिखा है। वो अभी आप ले लीजिए वीडियो में। जी। इस तरह से ये सन्निधि का इतिहास है। और बीच में एक अशोक वृक्ष काका साहब ने बोया था। अच्छा। वो भी काका साहब की हमें याद दिलाते हैं। अभी वो भी देखेंगे हाँ, हम। वो भी देखिए। ये मैं जब आई तब ये सारा कक्ष किताबों से भरा हुआ था। काका साहब का सब अलमारियाँ थी, किताबें थी, संत साहित्य है, गांधी जी की किताबें हैं, फिर ये सब कोश की अलमारी है, संस्कृति कोश है, डिक्शनरियाँ है, और अलग अलग सब था। और ये सब कोशों से भरा था। खिड़कियाँ खुली थी, तो इतनी मिट्टी आती थी कि काका साहब जब बाहर गाँव जाते थे तो मैं कई बार उनके पास साथ नहीं जाती थी कि मुझे कमरा साफ करना है, आप आएंगे फिर ये काम नहीं होगा। और काका साहब का एक छोटा कमरा होते हुए भी उनको परिवर्तन बहुत प्रिय था हमेशा जीवन में। जब विनोबा जी के साथ जेल में मैं था तब का विनोबा जी को पता था काका साहब को परिवर्तन पसंद है। तो कभी पानी का जग इस ओर रखते थे, कभी चारपाई इस पर इस ओर रखते थे। ऐसा
मैं भी ऐसे ही करती थी। ये अलमारियां है, उस पर कई कई चीजें रख देती थी। अच्छा। काका साहब आए तब उसको बदल देती थी। फिर आकर काका साहब एकदम देखते थे, अरे ये चीजें का परिवर्तन हुआ, खुश होते थे। उनको परिवर्तन बहुत पसंद था। तो काका साहब के देहांत के बाद 1981 में फिर ये किताबें हमने लाइब्रेरी में सब भेजी और जरूरी किताब उनकी जो यहाँ रखी गई है अच्छा अच्छा और इनकी चीजें भी। अच्छा। ये म्यूजियम शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो उपराष्ट्रपति थे, उनके हाथ से मैंने उद्घाटन करवाया था अच्छा अच्छा काका साहब जयंती के दिन। यस। ये जगह जहाँ पे हम आप खड़ी हैं और ये सामने भी एक चेयर पड़ी है, उसका कोई ऐतिहासिक महत्व है क्या? हाँ वो तो है। काका साहब इस कमरे में रहते थे, जीवन के आखिरी 25 साल इसी कमरे में रहे दिल्ली आकर। उसके पहले तो जैसे शांति निकेतन रहे, साबरमती आश्रम रहे, विद्यापीठ रहे, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहे, वडोदरा में गगना विद्यालय, लेकिन आखिरी जीवन के 25 साल तो इसी कमरे में रहे, इसी मकान में रहे हैं। तो इसी मकान में ये सामने जो छोटा टेबल दिखाई देता है, हाँ यहाँ काका साहब की सेक्रेटरी अच्छा। और मानस पुत्री सरोरबेन नानावटी बैठती थी और काका साहब के साथ बातें करना, समझाना वगैरह सब करती थी, लोगों से मिलना। मैं इस पास में कुर्सी पर बैठती थी, मैं बैठती थी। अच्छा। और जो मिलने वाले मिनिस्टर आए, कोई भी आए तो वो ये इसके ऊपर बैठते थे और काका साहब के साथ बात करते थे। काका साहब का ये पलंग था, वो तो छोटी जगह में बैठ जाते थे तकिए के लगकर, क्योंकि उनकी पीठ से वो सीधे बैठना मुश्किल होता था, दर्द होता था, तो लग कर बैठते थे। लेकिन आधा पलंग तो उनका मैगजीन से, पत्रों का साहित्य, किताबें, रिव्यू जो आता था लिखने के लिए, वो सबसे आधा जगह वो भर जाता था। और जब रात को सोने का होता था तब ये लेकर हम पीछे टेबल पर रख देते थे। अच्छा। सब है, और यहाँ उनको बिस्तरा कर देते थे। अच्छा। ऐसे काका साहब ने अलग से कभी सोने का कमरा नहीं चाहा, कभी बातों के लिए नहीं मांगा, कभी ऑफिस के नहीं। ये एक कमरे से हमेशा रहे हैं, दिल्ली जब भी आते थे यही रहे। शाम को तो जाते थे अपने बेटे के यहाँ, अच्छा। बाल भाई के घर, उनकी पत्नी गुजर जाने के बाद फिर सुबह सुबह आ जाते थे बच्चों को सहवास देने के लिए। ये काका साहब का मुख्य तो ये जो सब धर्म काका साहब का समन्वय का मुख्य उद्देश्य था। सब धर्मों का भक्ति करना, सब धर्मों का धर्म संस्थापक फोटो रखते थे यहाँ। गुरु नानक, यीशु क्रिस्ट, ये भी बम्बई से यीशु क्रिस्ट का फोटो लिया था। ये सब अलग अलग ढंग से फोटो, ये पारसी लोगों से पारसी का फोटो लेकर आए थे और अपने कमरे में रखते थे। उनके सामने सब धर्म की साधना करते थे। जब काका साहब का अंतिम समय था तब ये पलंग सामने की साइड पर था, बाथरूम नजदीक होने के लिए। अच्छा। ये बाथरूम में नजदीक जा सके जल्दी उठकर। तो उनका ध्यान वो सामने फोटो पर ही लगा रहता, घंटों तक, 5-6 घंटे तक उनके सामने देख देख कर उन्होंने प्रसन्न मुद्रा में देह छोड़ा था। हमें सब लगा कि हमें देखकर हंस रहे, प्रसन्न हो रहे, लेकिन वो फोटो के सामने उनकी नजर थी। काका साहब तो अनेक जगह रहे, गांधी जी के साथ रहे, टागोर के साथ रहे, सब जगह रहे। जब गंगनाथ विद्यापीठ में केशवराव देशपांडे ने अपनी संस्था में रखा था अध्यापक आचार्य के तौर पर, तब एक परिवार के ढंग से रहते थे और वहाँ से काका बने। काका साहब सबको, मामा साहब फड़के को मामा कहते थे, काका साहब को सब लोग काका कहते थे। इसी और गांधी जी ने फिर काका साहब को काका ही कहना शुरू करा था, तो तब से काका साहब काका बने हैं। एक पारिवारिक भावना थी गंगनाथ विद्यापीठ में। वो उसके बाद गांधी जी के साथ जुड़े, साबरमती आश्रम जुड़े, गुजरात विद्यापीठ जुड़े, तब उनका खान पान वगैरह प्रयोग, खाने का प्रयोग अलग अलग करना, ये नहीं खाना, वो सख्ताई थी। लेकिन मैं जो आई
वहाँ तब का जीवन तो अलग ही था। वो एकदम वृद्धावस्था में आए थे, सारे वर्ल्ड में घूमते थे, तो अलग अलग खाना भी उनको पसंद था, सब खाते थे। सिर्फ मिर्च नहीं खा सकते थे, उनको माफिक नहीं आती थी, बाकी सब खाना खाते थे। यहाँ भी आए तो मैंने देखा सिर्फ एकदम 80 के ऊपर उम्र थी, तो ठीक आधी कटोरी दाल का पानी लिया, थोड़ी 1-2 चम्मच सब्जी ली, थोड़ी आधी कटोरी दही लिया और एक रोटी। एक रोटी में से भी मैं पास में बैठती थी तो मुझे 1-2 टुकड़े मुझे दे दिया। ऐसे जो भी होता था सबको प्यार से देते थे। उनके बाल भाई के घर, बेटे के घर जाते थे तब उनका टार्जन कुत्ता था, तो उसको भी पहले रोटी खिलाते थे फिर खाते थे। उनका पशु प्रेम था। तो इस ढंग से काका साहब का खाने का एकदम लाइट था, और कभी ये नहीं कि मुझे पसंद नहीं, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, लेकिन उनको हलवा पसंद था। अच्छा। हलवा इसलिए कि थोड़ा भी खाए तो पेट को आधार रहता था, इसलिए वो हलवा खाते। तो जहाँ भी मेहमान के तौर पर जाते थे तो लोग ज़रूर थोड़ा हलवा बनाते थे काका साहब के लिए, तो बहुत प्रेम से खाते थे। कभी उनको ये नहीं था ये पसंद नहीं है, सब में रुचि रखते थे सबके और खाते थे वो सब। उनका एक रसोईया उदय सिंह जी था, तो वो उनको खिलाने आते थे रसोई में से यहाँ, तो उनको देखते एकदम समझ जाते कि मेरा खाने का समय हुआ, नाश्ते का समय हुआ, तो तुरंत बैठ जाते थे। भले हाथ में किताब है, किसी के साथ बात करें कि एक रसोईया को रहना देखनी पड़े मेरी, इतना सावधान रहते थे और खा लेते थे खाना, फिर दूसरी बात करते थे। और इस ढंग से उनका था व्यवहार, बहुत ही सेवकों के प्रति भी उदार था, उनके ख्याल रखते थे वगैरह। खाने का तो ये उनका था। दोपहर को थोड़ा दूध लेते थे और थोड़ा सा उपमा या कुछ दोपहर को, रात को भी यही एक रोटी एकदम छोटी पतली। थोड़ा हमें विचार करते थे कि काका साहब एक रोटी से क्या चलेगा, तो थोड़ी मोटी बनाई, थोड़ा आकार में बढ़ा, तुरंत पहचान जाते थे आज ऐसी रोटी बनाई तुम लोगों ने तो वो भी पहचान जाते थे। यहाँ पे बहुत सारे राजनीतिक लोग भी आए होंगे, सिर्फ लिटरेचर से उनका संबंध नहीं रहा, सामाजिक जागृति के लिए भी काफ़ी कुछ कार्य किए उन्होंने। तो तब आप जब उनको सबके साथ सुनती थी, चर्चाओं में भाग लेती थी, तो तब का माहौल कैसा रहा करता था? काका साहब का सम्मान तो हर एक धर्म के लोगों के साथ, हर एक भाषाओं के साहित्यकारों के साथ, सब लोगों से रहा है। संस्थाओं के साथ, अलग अलग संस्थाओं के साथ, संस्थाओं के लोग मैसेज मंगवाते थे, वो सभाओं में बुलवाते थे। तो किसी को आखिर में जो गांधी जन्म शताब्दी थी 69 में, तब भी किसी को मना नहीं करा। गांधी स्मारक निधि ने उनकी पूरी यात्रा भारत में रखी थी कि काका साहब जाकर प्रवचन दे, तो काका साहब ने मना नहीं करा, कहते मुझे आखिरी गांधी मैसेज सबको सुनाना है। ऐसा करके पूरे गुजरात में, साउथ में, पूर्व में कलकत्ता, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, सब जगह काका साहब गए। 71 तक गांधी जन्म शताब्दी के कार्य में 72 तक जाते रहे, और इतने दिल से सबको सुनाते थे गांधी विचार कि वो कभी थकते नहीं थे। कभी मीटिंगें हुई, कभी लोग मिलने आए वगैरह, हम सरोवर में बैठकर थक जाते थे, लेकिन काका साहब थकते नहीं थे। उनकी आवाज़ में भी इतनी जोर थी कि ऐसा लगता था कि कोई बुजुर्ग नहीं बोल रहे हैं। हाँ, इतना उन्होंने, उनको ये था। और गांधी जी के विचार सुनाते एकदम भाव विभोर हो जाते थे, और बापू जी के साथ एकता अनुभव करते थे काका साहब। कुसुम जी, अभी के संदर्भ में जैसे हम बात कर रहे हैं 1900, ये जब आप जुड़ी 1965 से अभी 2022 चल रहा है, तो आज के समय में गांधी विचार और काका साहब जी के विचार
तो उन सब का जो समन्वय है, अभी नई पीढ़ी है वो उसको कैसे उन जो भी प्रश्न हैं या जो भी बातें हैं उनको कैसे जोड़ सकते हैं उसके साथ? ऐसा है ना, गांधी विचार कभी पुराने नहीं होते। गांधी विचार सनातन, हमेशा हमेशा जागरूक रहते हैं, नया नया विचार देते रहते। गांधी विचार कभी पुराने नहीं हैं। तो गांधी विचार का जो है वो मैं मानती हूँ कि आज की पीढ़ी को अलग लगेगा, ये पुरानी पीढ़ी को, ऐसा कोई भेद मैं नहीं मानती हूँ। क्योंकि ये विचार तो हमेशा सबको ज़रूरी लगेगा। गांधी विचार तो वो काका साहब भी जो भी लिखा है एक कृषि की दृष्टि से गांधी जी ने लिखा है, वो आगे भविष्य को देखकर लिखा है, सावधान करा है कि ये सब होता आ रहा है और होता जाएगा, लेकिन यही सत्य है। गांधी विचार कभी पुराना नहीं है। काका साहब जी जब भी गांधी विचारों के बारे में बात करते थे तो वो विचारों में किस बात को महत्व देते थे? आज की पीढ़ी के संदर्भ में भी जोड़ते थे। जैसा कई विद्यार्थियों की कॉलेजों में सभा हो रही है, काका साहब जो ये जाति जाति का झगड़ा है ना, और वो अपने जो अनेक जातियां हुई है तो सब वो अपने देश के लिए नुकसानकारक है। तो इस ढंग से भी सबको विद्यार्थियों को सुनाते थे, देखो तुम्हें शादी करनी है तो प्रण लो, अपने जाति में नहीं करना है। अंतर जाति विवाह को ज़्यादा अंतर विचार, अंतर जातीय, अंतर धर्मीय, अंतरदेशीय ये शादी को विशेष महत्व देते थे काका साहब। और विद्यार्थियों को भी ये समझ आते तो विद्यार्थी बहुत खुश होकर हंस पड़ते थे। शादी की बात आती थी तो तुम्हें करनी है तो ये प्रण लो कि अपनी जाति में नहीं करना है। हाँ, तो यहाँ भी अपने संस्था में भी एक नियम रखा था कि अंतर जातीय अंतर धर्मीय शादियाँ हो तो यहाँ हम चार्ज नहीं लेंगे और फ्री में कर सकते हैं शादी। तो ये जो सारा बातें हैं आप यहाँ संजोए, यहाँ संभाले बैठे हैं, तो उसमें अभी क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं? जैसे अगर कोई दिल्ली आ रहा है, काका साहब कालेलकर के बारे में जानना चाहता है, उनकी चीज़ें देखना चाहता है, तो यहाँ म्यूज़ियम है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आके देख सकता है और क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं? ऐसा है कि काका साहब का जो म्यूज़ियम है, मैं काका साहब के साथ गुजरात में गई थी, तब जूनागढ़ में एक म्यूज़ियम देखा था। अपने साहित्यकार में भूल गई हूँ। तो मुझे तब से अंदर से था कि भले मेरे पास सन्निधि में भी छोटा कमरा होगा तो भी मैं ऐसे म्यूज़ियम बनाऊंगी, सब चीज़ें आ जाए। अभी गांधी म्यूज़ियम को मैंने जिम्मेवारी दी कि हमारी ये चीज़ें हैं तो उसका म्यूज़ियम की दृष्टि से थोड़ा व्यवस्था कर दीजिए। तो कहते आपका छोटा म्यूज़ियम नहीं है, हम पूरे चीज़ें यहाँ फैलाएंगे तो पूरा भर जाएगा म्यूज़ियम, ऐसा कम चीज़ें नहीं है। काका से जो विदेश से आते हैं इतनी उनकी चीज़ें आती थी, इतने भेंट लोग देते थे, लेकिन काका साहब एक चीज़ अपने पास नहीं रखते थे, सब लोगों को बांट देते थे। तो चीज़ें मेरे पास तो नहीं है। फ़ोटो भी काका साहब के पास उनके कोई शीशे कैमरा नहीं रखते थे। मैंने जब काका साहब से फोटो कैमरा की बात करी तो छोटा सा वो कैमरा कौन सा है वो मुझे खरीद कर दिया और मुझे कार ले लो, तो उससे मैं फ़ोटो निकालती थी तो इतना नहीं, छोटी छोटी प्रिंट आती थी, लेकिन मेरे लिए वो सब फ़ोटो बहुत महत्व की हो गई थी। काका साहब के साथ मैं जब यात्रा में जाती थी, कॉलेज में, स्कूल में, जब भी सभाओं में उनका लेक्चर होता था तो एक टेबल पर वो किताबें फैला देती थी और काका साहब की स्वाक्षरी मांगते थे। अच्छा। तो मेरे दिमाग में आया कि उनकी फ़ोटो क्यों न रखूं, तो इतनी छोटी साइज, बड़ी साइज, अच्छा। अलग अलग पोज की मैं अनेक फ़ोटो रखती थी। हजारों फ़ोटो मैंने ऐसे लोगों को दिया है, विद्यार्थियों को, सब खुश होकर दौड़ते थे काका साहब के पास, इस पर साइन कर दीजिए स्वाक्षरी। तो इस ढंग से तो फ़ोटो का भी बहुत अच्छा संग्रह हमारे पास नहीं था। जो लोगों ने भेजा वो थोड़ी फ़ोटो है
और फिर हमने थोड़ी निकाली बस इससे, लेकिन उसकी भी एल्बम बनाई है हमने। अच्छा। हाँ, वो एल्बम बनाई है। तो काका साहब की जन्म शताब्दी का वर्ष आया, हाँ। तो सरकार ने कहा, कल्चर डिपार्टमेंट ने हाँ। कि आप काका साहब की फोटो दो। हम्म, तो मैंने सब निकाली और उस समय एल्बम भी नहीं बना था, बाद में एल्बम बना। तो कल्चर डिपार्टमेंट ने गांधी दर्शन को एक काम सौंपा। अच्छा। तो उसका सेन गुप्ता जी और हिना चक्रवर्ती उन्होंने काम संभाला और काका साहब की जन्म वो प्रदर्शनी के लिए काफ़ी फ़ोटो प्लाईवुड पर बना दी। अच्छा। हाँ, तो ये लेकर पूरे भारत में हम प्रोग्राम के लिए गए, तो फोटोज प्रदर्शनी करी। फिर दोबारा उनका 125वीं जयंती आई, अच्छा। तब भी फोटो चाहिए थी। तो हमने कहा इतना बड़ा प्लाईवुड का लेकर बक्से लेकर घूमना मुश्किल है, तो छोटी फोटो बनवा दी। तो गांधी दर्शन ने बनवा दी, तो वो लेकर भी 125वीं जयंती पर भारत में 25 स्थानों पर प्रोग्राम करा, तभी भी ये प्रदर्शनी घुमाई। फिर बाद में मैंने सोचा कि फोटो कई किताबों में भी लोग मांगते तो देते हैं, लेकिन ये एल्बम में अलमारी में रह जाएगा। अच्छा। तो इसीलिए, और कमरे में तो 5-10 फोटो आएंगे, तो ऐसे एक छोटी सी किताब हम करें जिसमें लोगों हमको देखना मिले। तो इस ढंग से हम किताब तैयार करने का सोच रहे हैं। क्या? तो फिर फिल्म डिवीज़न ने एक प्रोग्राम उठाया कि जन्म शताब्दी में हम हॉल में दिखाएंगे काका साहब की मूवी, 20 मिनट की अंग्रेजी हिंदी में। ये जन्म शताब्दी कमेटी की अध्यक्षा इंदिरा गांधी जी थी। हाँ, उन्होंने कहा, अध्यक्षा नहीं बनी, लेकिन ये काम उठाया था कल्चरल डिपार्टमेंट से, और सरोज बहन को कहा कि आप अध्यक्षा बनो। का सरोज बहन ने कहा मैं नहीं बन सकती, आप ही इसको किसी को काम सौंपे। तो उड़ीसा के गवर्नर विश्वंभरनाथ पांडे थे, जो गांधी स्मृति दर्शन के भी उपाध्यक्ष थे, तो उनको ये काम सौंपा। उन्होंने कई मिनिस्टर, साहित्यकार सबको जोड़कर एक कमेटी बनाई। तो उसकी ओर से कई कार्यक्रम उन्होंने बनाया और उसकी जिम्मेवारी संस्था को सौंपी। उस समय मैं संस्था की मंत्री भी थी 84 से। तो ये हमने साहित्य काम करा, ग्रंथावली का। फिर बाद में एक फिल्म डिवीज़न का मैं कह रही थी, तो उन्होंने कहा एक मूवी बनाना है, तो सबको 5-6 लोगों को लेकर बम्बई आओ फोटो के साथ। तो उमा शंकर भाई, रविंद्र केलेकर, फिर विश्वंभरनाथ पांडे, सरोज बहन, ये सबको लेकर मैं बम्बई गई और वहाँ सबको सबका इंटरव्यूज़ लिया, फ़ोटो दिखाई, ऐसा करके वो मूवी बनाई गई। वो जो जन्म शताब्दी वर्ष में थिएटर में दिखाया गया था, उसके बाद हमने सीडी वीडियो सब बना कर रखा है यार उसमें म्यूज़ियम में। तो ये सब कार्य हुआ। ये सेमिनार, स्मारक व्याख्यान दिल्ली में हुआ है, अहमदाबाद गुजरात में वहाँ एग्जीबिशन के साथ। तो सेमिनार 2 दिन का हुआ था। ये उमा शंकर भाई जोशी, यशवंत शुक्ला जी, तब तो बड़े बड़े साहित्यकार थे, उन्होंने बहुत अच्छी तरह काका साहब के कार्यक्रम मनाए थे। और इंदिरा जी को हमने लेटर लिखा संस्था की ओर से, सरोज बहन ने, कि आप ही इसका उद्घाटन करिए जन्म शताब्दी का। तो जब लेटर उनके पास गया, उन्होंने लेटर पर यस लिखा और यस लिखाकर ऑफिस से अपने घर आ रही थी, वहाँ ही साथ में जब प्रधानमंत्री का दिवस था, तभी उनको गोली लग गई। तो वो जन्म शताब्दी का उद्घाटन नहीं कर पाई, नरसिंह राव जी ने फिर बाद में करा था। अभी क्या फ्यूचर प्लानिंग्स हैं आपके, कि जिससे काका साहब के विचारों को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाए? ऐसा है कि मैंने काका साहब के जीवन का जो अपनी ओर से अध्ययन किया, कि शांति निकेतन में थे,
वो कला के बहुत भक्त थे। शांति निकेतन में अध्यापन का काम करा वगैरह सब है। उसके बाद वो जो वहाँ कला और साहित्य वगैरह का जो शांति निकेतन में हुआ था माहौल, तो ऐसा काका साहब के सन्निधि में भी वैसा मैं माहौल उत्पन्न करूं, मेरी अंदर से इच्छा थी। तो साहित्यिक संस्था भले है, लेकिन साहित्य के साथ कला का भी हो, तो हमने संगीत का भी यहाँ रखा है, नाटक का भी रखा है। अच्छे अच्छे प्रेमचंद का सब अच्छे अच्छे नाटकों का चयन करके हम अलग हॉल में दिखाए, और ये सब साहित्यिक गोष्ठी हो वगैरह ऐसा करके संस्था के साथ जोड़ा है कई सालों से। और गांधी विचार के लिए भी हम प्रतियोगिता आयोजित करते हैं, भाषा वर्ग चलाते हैं, अलग भाषा, काका साहब कहते हैं ना, सर्वधर्म भाषा संस्कृति जाति का समन्वय हमें करना है, ये हमें सिखाया था। तो भाषा वर्ग का हमने यहाँ बड़ा एक विद्यालय जैसा करा था। उसके बाद एक कंप्यूटर का समय आने के बाद ये भाषा वर्ग का सारा हमारा थोड़ा कम हो गया, बहुत ही कम हो गया। फिर अभी भी तो भी हम प्रयत्न करते रहते, जो भी भाषा के आते उनको मदद करना, सिखाना वगैरह, क्लास चलती रहती है। जी, काका साहब कालेलकर समन्वय अवार्ड के बारे में बताइए। काका साहब समन्वय अवार्ड का हमने एक बड़ा अवार्ड का सोचा था, जिसमें सब धर्म और भाषा संस्कृति की सेवा करते हो इनको देने का। तो पहला जापानी भाई को हमने दिया था, नाम एकदम याद, मैं फिर सब बता दूँगी। दूसरा साउथ अफ्रीका की फातिमा मीर को दिया था। अच्छा। उसका हमने ठीक दे रहे कि नहीं, वो अपने जो राजदूत बनकर गए थे गोपाल कृष्ण गांधी वहाँ अफ्रीका में, उनकी सलाह ली थी। तो कहते आप ठीक व्यक्ति को दे रहे हैं, उनको दिया था। तीसरा फिर फादर वालेस को दिया था अहमदाबाद के, वो तो 22 भाषाएं जानना, फिर गुजराती स्पेनिश होते हुए गुजराती की सेवा करी, साहित्यिक और लोक जीवन में मिक्स हो गए थे वगैरह। फादर वालेस ने बहुत काम करा। काका साहब के भी भक्त थे। काका साहब की उत्तर की दीवारें कर गया, ओतराती दीवार, ओतराती दीवारों और स्मरण यात्रा पढ़कर वो उन्होंने गुजराती सीखी थी, और फादर वालेस को दिया था। फिर डॉक्टर लोकेश चंद्र जी को दिया था, ऐसे 4 दिया। फिर ये बाद में ये अवार्ड हमने ठीक हमारे नज़र में ऐसी व्यक्ति नहीं आती थी, तो हमने थोड़ा स्थगित करा था। अच्छा। संगोष्ठी अवार्ड्स भी आपने शुरू किए हैं। हाँ। उसके बारे में बताइए। सन्निधि संगोष्ठी ऐसा है कि यहाँ साहित्यिक युवा लोगों को जोड़ने का एक हमारा प्रयास था। अच्छा। और वो साहित्यिक गोष्ठी हर महीने, और विष्णु प्रभाकर जी के बेटे मेरे पास आए थे। अच्छा। उनकी जन्म शताब्दी चल रही थी, उन्होंने कई कार्यक्रम करा। उसके बाद सोच रहे थे कि हमेशा कैसे स्मृति रखें। तो मैंने कहा कि विष्णु प्रभाकर जी भी संस्था के अध्यक्ष थे, और उनको तो आजीवन हमने अध्यक्ष बनाया था, तो वो भी हम उनको भी साथ में लेंगे। और काका साहब तो है ही, तो मैंने फिर उनको सन्निधि को जोड़कर सन्निधि संगोष्ठी नाम दिया। अच्छा। हाँ, कि हमेशा इस ढंग से चलती रहे। अच्छा। उनको दोनों की स्मृति से हम लेकर ये चलेंगे हर महीने। तो साहित्य गोष्ठी में हर महीने में कभी काव्य, अब युवा लोग अपनी कविता लेकर आते हैं, कहानी लेकर आते हैं, अपने अलग अलग ढंग से साहित्यिक प्रस्तुत करते हैं, चर्चा करते हैं। उनको मार्गदर्शन देने के लिए साहित्यिक 2-3 लोगों को बुलाते हैं। आज तक कई साहित्यकार अपने यहाँ आ गए हैं। तो इस ढंग से साहित्य गोष्ठी चलते। फिर हमने सोचा और एक प्रवृत्ति बढ़ाए, तो जैसे युवा लोगों को प्रोत्साहन मिले, तो उसमें युवा लोगों के लिए भी हमने सम्मानित करने का कार्यक्रम उठाया है। उसमें कई युवा लोगों को हमने पुरस्कार दिया है, और ये अभी सिलसिला चल ही रहा है। जी।
तो ये संगोष्ठी है, उसकी आवृत्ति क्या होती है, यानी साल में कितनी बार आप लोग मिलते हैं? महीने में एक बार, अच्छा। महीने में। ऐसे शास्त्रीय संगीत का हमने कार्यक्रम उठाया है, हम्म, क्योंकि शास्त्रीय संगीत का काका साहब को भी ज़्यादा उसमें योगदान है। शांति निकेतन में उन्हें बड़े संगीतकार को भेजा था। वैसे साबरमती आश्रम में भी पंडित खरे को जोड़ा था वगैरह। ऐसे काका साहब अलग अलग लोगों को लेकर ये काम करते थे। तो मैं शास्त्रीय संगीत का जो समय में ये जो फिल्म का संगीत में जो चल रहा है, उससे तो अच्छा शास्त्रीय संगीत से अपना संस्कृति को लेकर उसका प्रचार प्रसार हो, ये हम चाहते हैं। तो शास्त्रीय संगीत का भी कार्यक्रम हर महीने होता है। उसका संचालन देवेंद्र वर्मा अच्छा। और अपने विजय शंकर मिश्रा ये दोनों करते हैं। और उसमें बड़े बड़े संगीतकार को यहाँ लेकर आते हैं, और जो एक पैसा नहीं मांगते उनको एक अब गौरव अनुभव करते हैं कि गांधी जी और काका साहब को हम समर्पित करने आए ये मंच पर। जी। काका साहब जब लेखन कार्य किया करते थे, तब क्या माहौल उन्हें चाहिए था अपने आसपास का, अपने साथ जुड़े लोगों का? ऐसा ना, आपने प्रश्न पूछा, ये बहुत महत्व का है। काका साहब माहौल का कुछ विचार नहीं करते थे। अच्छा। जैसे यहाँ बैठे और सामने पलंग पर अच्छा। और सरोवर बहन उनके कोई लोग बैठे और बात कर रहे, हाँ। काका साहब को कहा कि इस विषय पर लिखना है। हाँ। हम याद भी दिलाया और उनको कुछ है बस लिखवाते जाते थे। बीच में कोई बात के लिए आ गए तो उनके साथ बात कर लेते हैं। मिलना एक भी उनका काम करते थे। वापस नहीं किसी को भेजते थे कि मैं लिख रहा हूँ अभी नहीं आपको समझ। अच्छा। तो बात कर ले, फिर मेरे पास से ऐसे लेंगे और आखिरी वाक्य देखेंगे। अच्छा। और उनका आखिरी वो लेखन कार्य चलता था। आगे। पूरा उनके मन में बैठा देते थे कि ये ऐसा है लिखने का। कहते हैं ना, काका साहब को घंट बजाओ तब निकलता था उनके विचार का, तो लिखवाते थे। तो अब प्लेटफॉर्म पर अभी ट्रेन के लिए हम बैठे हैं, हाँ। ट्रेन नहीं आई तो प्लेटफॉर्म में बैठकर भी माहौल तो क्या होता है, लेकिन वो लिखवाते थे। उनको माहौल का कुछ नहीं था, अपने लिखने में मस्त हो जाते थे। तो जब ये लेखन कार्य होता था, लेखन के बाद में पुस्तक पब्लिश हो, तो उस दौरान वो क्या बाद में बारी बारी से प्रूफ रीडिंग देखते थे, चेक करते थे, या फिर आप पे छोड़ देते थे? ऐसे उनका काम लिखवाने का है। अच्छा। फिर अपने आर्टिकल हाथ में लेंगे या पत्र हाथ में लेते, कॉरेस्पॉन्डेंस का वगैरह, और वो जांच लेते थे। अंदर एक दो वाक्य भी डाल देते थे, कोई शब्द डाल देते कि और भाषा निकल जाए, वो देखकर दे देते थे। मंगल प्रभात के लिए अनेक लेख लिखवाते थे, लोग मांगते थे उनके लिए लिखवाते थे, पत्रिकाओं के लिए लिखवाते थे। उनका ये लिखने का काम तो हमेशा चलता रहता था। प्रूफ रीडिंग वगैरह करने का वो तो छापने वाले पर है, वो कुछ नहीं देखना, बस ये सब लिखवाते थे और जांच कर दे देते थे। फिर उसकी नकल करके हम लोग भेज देते हैं। अच्छा। काका साहब जब सन्निधि रहते थे, जब दिल्ली आते थे, दिल्ली में तो कितना 2-3 दिन रहे, फिर प्रवास को निकल गए। कोई संस्था को मना नहीं करते थे कि जहाँ से आमंत्रण आए वहाँ जाना ही है, उन लोगों को मार्गदर्शन देना ही है, उनके एक अंदर इच्छा रहती थी। और वो जो पहले तो ऐसे ट्रेन में सफ़र करते थे, 3rd क्लास कहते थे, इतनी भीड़ है ये है, तो सरोज बहन तो कभी जो नीचे सामान रखते थे ना, वहाँ सो जाती थी। अच्छा। ऐसे में सफ़र करा है इन लोगों ने पुराने ज़माने में। और उसके बाद 1st क्लास में सफ़र करते थे। तो शास्त्री जी ने सोचा, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, क्योंकि इन लोगों ने की और सुविधा मांगी नहीं है सरकार से, कोई पद पर रह रहे, तो शास्त्री जी ने कहा, काका आप ऐसे सफ़र करेंगे तो आपकी तबीयत बिगड़ेगी, आप 1st क्लास में मत जाइए, ठंड लगे,
मिट्टी जाए वगैरह, तो उन्होंने फर्स्ट क्लास एसी का पास दिया। अच्छा। उस समय में सिर्फ 2 लोगों को ही पास दिया था, काका साहब को दिया था। उसमें काका साहब और साथ में उनके सेक्रेटरी या जो भी है और एक अटेंडेंट, ऐसे 3 लोग सफ़र करते थे। अच्छा। और मैं आई तब से तो वही था, तो मैं रिजर्वेशन कराने जाती थी, बाकी हमें कुछ पैसा नहीं देना होता था, पास था। अच्छा। तो उस ढंग से सफ़र करते थे। तो ट्रेन में भी मैं अपने कुछ समय चली गई अपने डिब्बे में, फिर अंदर से जाकर काका साहब के पास पहुंच जाती थी। काका साहब लिखवाते रहते थे और ऐसा मैं उस ट्रेन में और आराम से उनका काम चलता था। ऐसा नहीं क्योंकि कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, कोई मिलने वाला नहीं, तो बहुत काम उनका ट्रेन में भी हुआ है। हर एक वो ट्रेन में होते हुए बहुत अपना कुछ वो भी देंगे, जो ज्ञान है। अच्छा। नदी कोई गई है अच्छा। असम तक, कहाँ गई, यहाँ के लोग कैसे हैं कैसे नहीं, उनका सारा ज्ञान भी देते थे वगैरह। तो उस ढंग से प्राकृतिक भी वर्णन करते रहते थे काका साहब, तो इसमें उनका सब चलता था और वो ऐसा था इनका जीवन। तो हमारा क्या प्रश्न था? प्रश्न ये था कि वो दैनिक जीवन सुबह से रात तक का सुबह दैनिक क्या हाँ, रहता? तो ये उनका सफ़र का था। 2 दिन आते थे, जल्दी आए, अपनी डाक देखना, जो काम निपटाना है, पत्रों का जवाब लिखवाना, फिर सफ़र को निकलना, ऐसा उनका चलता था। और सुबह कितने बजे उठते थे? वो इसीलिए तो यहाँ ज़्यादा रहते नहीं थे, लेकिन उनकी पुत्रवधू बाल भाई की पत्नी 58 में शायद गुजर गई थी। तो 2 बेटे थे, छोटे थे। तो बाल भाई तो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर थे, तो उनका आग्रह था कि काका साहब यहाँ दिल्ली आते तब तक मेरे घर आइए जोरबाग में, और बच्चों को सवाल दीजिए, आपका ज्ञान दीजिए। तो अनेक कहानियाँ बच्चों को सुनाते थे, उनको ये करते थे, बहुत ही बच्चों को अच्छा लगता था। दीपक और सिद्धार्थ दोनों को काका साहब को तो बहुत साहस मिला है। फिर शाम को ले जाते थे यहाँ से अपने घर पर, और सुबह काका साहब को टैक्सी से पहुँचा देते थे। फिर यहाँ आकर प्रार्थना करते थे। अच्छा। यहाँ आए 7 बजे प्रार्थना करते थे। प्रार्थना में उनके एक जो पंजाबी भक्त है, वो उनको ऐसा होता था कि क्या ज़िंदगी जीना है, पाकिस्तान से आए, बस हिमालय जाना है, ये करना है, ऐसा भूत सवार था और कोटला में जाकर पड़े रहते थे। उनको पिताजी आए काका साहब के पास, और आप बेटे को कुछ आप सलाह दीजिए वगैरह। फिर वो एकदम उनका बेटा तो नागरा जी का तो एकदम काका साहब के भक्त बन गए। उनके पिताजी ने फिर ये बीच के मकान का एक हॉल बनवा दिया प्रार्थना के लिए। तो काका साहब ने शर्त रखी कि मैं जब तक यहाँ प्रार्थना करूँगा आप लोग प्रार्थना में आएंगे। अच्छा। वो आते रहे। काका साहब का 15 मिनट का वो प्रवचन सुनते थे, भजन वगैरह, माने एकदम 7 से 7:30 बजे ख़त्म हो जाता था प्रार्थना के बाद। ये चलता था। प्रार्थना के बाद काका साहब आए, फिर 8 बजे अपना सेवक है नाश्ता देते थे, दूध और थोड़ा उपमा या वगैरह जो भी है देते थे। वो करके फिर अपने पत्र लिखवाने में करने में लग जाते थे, थोड़ा आराम भी करते थे, बीच बीच में पढ़ते थे। और उनको हमेशा लिखते समय एक मदद को होना चाहिए साथ में। तो कोई शब्द चाहिए तो सांस्कृतिक कोश है, डिक्शनरी है, गेजेट ब्रिटिश गेजेटियर है वो निकलवाना, कोई किताब लाइब्रेरी से निकलवाना, ये सब उसके पहले मैंने सब अरेंज करके विषयवार रखी थी लाइब्रेरी। तो एकदम निकाल कर देती थी, खुश हो जाते थे कि कैसे एकदम निकाल कर रखी तुमने। तो एक काका साहब ने
ये सब लिखवाते रहना, लोगों से साथ बात करना। काका साहब 1-2 बार आखिरी अवस्था में सो गए थे, तो कोई आदमी आकर बैठे, तो उन्होंने कहा नहीं उस काका साहब को जगाना नहीं। तो काका साहब फिर बाद में उनको पता चला कि आए थे और वापस चले गए, तो हमारे पर गुस्से हो गए, मुझे सरोज बहन पर, कि अगर ऐसा करोगे तो उनको वापस जाना पड़ा, मैं सोऊंगा नहीं दोबारा। हाँ, मुझे क्यों जगाया नहीं। कई लोगों के यहाँ तो बड़े लोग आजकल जाना हो तो टाइम लेकर जाना पड़ता है, फिर समय नहीं, बैठे घंटों बैठे रहते हैं। ऐसा काका साहब का नहीं था। उनका जीवन में 4 क्रम निश्चित था। पहले मिलने आने वालों को समय देना, उनको मिलना, फिर पत्र का जवाब लिखवाना, फिर लेख लिखवाना, फिर लेक्चर देना, ऐसे सब काम निश्चित था। तो इस ढंग से वो वापस नहीं भेजते थे किसी को, और पूरा समय देते थे। आने वाले को प्रश्न पूछते थे, जवाब मिलवाते थे, चले जाते थे। और काका साहब के पास तो अनेक व्यक्ति आते गए, प्रेमी लोग भी आ गए, अनजान लोग भी आते रहे, सब आते रहते थे। आप काका साहब की जो दैनिक चर्या है उसको आप फॉलो कर रही हैं। मैंने देखा रोज सुबह आप भी 5 बजे उठती हैं अभी भी, और सुबह 7 बजे इसी खंड में सुमधुर आवाज में सर्वधर्म संभाव की प्रार्थना होती है। आप भी जो भी मुलाकाती हैं उनको इनके साथ मुलाकात करती हैं, काका साहब की जो भी बातें हैं उनको बहुत अच्छे से पेश करती हैं। तो ऐसे माहौल में आपको क्या लगता है कि ये जो विचार हैं काका साहब के, वो उसको कैसे नई पीढ़ी तक कैसे फैलाया जाए, कैसे इसी परंपरा को चालू रखा जाए? ऐसा है ना कि काका साहब का जो माहौल है, ये पूरा वायुमंडल है, उसमें हमें एहसास होता है कि काका साहब है और काका साहब प्रेरणा दे रहे हैं, और काका साहब की विचार का प्रचार हमें करना है। वो काका साहब भी हमें सुझाते हैं। तो ये अनुभव करने की बातें कहना मुश्किल है, क्या अंदर के भाव थे। तो वो काका साहब की चीज़ों का युवा लोग भी ग्रहण करते हैं और आते हैं, यहाँ पीएचडी करने आए, वो कुछ मांगते हैं काका साहब का साहित्य वगैरह, तो निकाल कर देना। तो मुझे लगता है कि मुझे इतना आनंद आता है, जैसा आप कुछ पूछ रही है वगैरह, तो मुझे लगता है कि काका साहब के साथ मेरा सत्संग है, काका साहब के साथ मैं अनुभव करती हूँ। तो ये मुझे तो आनंददायक ही लगता है वातावरण। और हमेशा वो नई पीढ़ी भी उसको लेती है, ऐसा नहीं लेती है, देख कर जाती है वगैरह काका साहब के विचार, फिर पढ़ते, फिर उनको संस्था में काका साहब की किताब बिक्री के लिए रखे है, वो भी बताते हो। तो प्रेम से लेते हैं काका साहब की किताबें। कई लोग तो अभी एक लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ में एक प्रोफेसर थे, आए थे, काका साहब की किताब ले गए, फिर कहते काका साहब की किताब विष्णु सहस्त्र नाम आप छापिए, मैं दिखाऊं तो सेकंड एडिशन उसकी अभी बनी है। अच्छा, खत्म हो गई थी, तो वो मैं पैसा दूंगा, आप छापिए, तो तुरंत हमने छापी। तो ये ऐसा कोई काम काका साहब का मुझे देते हैं तो मुझे अंदर से खुशी होती है कि काका साहब के साथ में मेरा एकता बढ़ रही है जी, और मुझे ये काम चाहिए ही जी। यहाँ पे जो भी चेंजेस आते हैं संग्रहालय में, तो उस चेंजेस में आप किस बात को प्राधान्य देती हैं? ये काका साहब के कमरे का चेंजेस तो खास रहने जो है उसका ज़्यादा अनुभव हम करते हैं। और वो जो आते हैं उनको दर्शनार्थी या कुछ भी आते हैं, उनको मदद रूप कर होना है हमें। मुझे तो लगता है कि संग्रहालय की दृष्टि से जो रखना चाहिए वो जरूर रखना चाहिए। मुझे इसका अनुभव नहीं है, इसलिए गांधी म्यूजियम वाले जो सहयोग देना तैयार है, इसकी मुझे खुशी है। और उस ढंग से बने के आगे भी वो लोगों को सहूलियत हो, इसमें करते हैं, काम करते हैं। और जो विद्यार्थी भी आए उनको भी कुछ यहाँ से मटेरियल आसानी से मिल जाए वगैरह।
जरूरी है ये करना। बाल भाई हम कहते थे, हाँ। लेकिन काका साहब बाल कहते थे। अच्छा। क्योंकि उनके पिताजी का नाम बालकृष्ण, अच्छा। इसलिए उनके लोगों में हाँ। दादा का नाम रखते हैं। अच्छा। तो बेटा बालकृष्ण है नाम। अच्छा अच्छा ऊपर जो फूजी गुरु जी, अच्छा। जिनको नेहरू पुरस्कार दिया है, हाँ। नेहरू जी ने शांति पुरस्कार दिया है। हाँ हाँ वो फूजी गुरुजी जापान के निचेरन पंथ के हाँ। मुख्य धर्म संस्थापक। अच्छा अच्छा उन्होंने अपने हाथ से नम्य हो रहेंगे क्यों अच्छा। पुरानी चाइनीज लिपि में वो लिखा है। हाँ। और भारत में राजेंद्र प्रसाद और काका साहब को दो को ही ऐसा भेज दिया है। हाँ। सद्धर्म पुंडरी धर्म ग्रंथ है, उसमें मंत्र है नम्य हो रहेंगे क्यों। हाँ। मैंने सद्धर्म पुंडरी को नमन करता हूँ। अच्छा अच्छा तो ये है। तो गांधी जी की जो आश्रम प्रार्थना थी, अच्छा उसमें बौद्ध भिक्षु भी है, फूजी हाँ। गुरु जी गए, हाँ। इसलिए नम्य हो रहेंगे को मंत्र डाला। अच्छा और अच्छा रहना बेन जाती थी वर्धा में प्रार्थना में, अच्छा। इसलिए अल फातिहा रखा था। अच्छा। ऐसे एक एक आने से वैसे सब धर्म की प्रार्थना में शामिल किए गए थे। अच्छा अच्छा ये काका साहब की जो
उन्होंने उपयोग करी हुई चीजें चीजें हैं। हैं, राइट। ओम करके लिखा था। अच्छा। और जेल में लिखा था, अहा। अंधेरे में लालटेन में हाँ, वो सरोज बहन को दिया था ओम लिखकर। वही काका साहब इसमें खाना खाते थे, उनका चश्मा था, उनकी ये छोटी छोटी चीजें हैं। हाँ। वो ये उनके काका साहब के मान पत्र है। अहा। और जो जेल में कुरान शरीफ वगैरह पढ़ते थे अच्छा, वो अच्छा। है, अहा। वो है। और डायरी डायरी है। काका साहब की गांधी डायरी, हाँ हाँ। 81 में काका साहब गुजरे, वो आखिरी डायरी आखिरी उनकी डायरी है, अच्छा। बाकी तो सब अलमारी में है काका साहब की। हाँ, हाँ। गांधी गुजराती विद्यापीठ में काका साहब उपकुलपति थे, अच्छा वाइस चांसलर। अच्छा। और गांधी जी चांसलर थे। चांसलर थे। तो मैंने दीक्षांत समारोह का होना नहीं, चाहिए। वो उपकुलपति कुलपति थे गांधी जी। अच्छा। तब दीक्षांत समारोह में हाँ। पीछे अब्बास साहब जी बैठे हैं। अच्छा, अच्छा। और रजिस्ट्रार महामात्र नरहरि भाई भाई पाठक बैठे है। हैं, हाँ। ये बहुत ऐतिहासिक फोटो है। ऐतिहासिक है, हाँ, हाँ। ये। काका से वहाँ जापान में बौद्ध स्तूप का अच्छा। उद्घाटन के लिए गए थे। हाँ। तो उन्होंने वो महंगी प्रतिकृति। महंगी वो स्टोन में बना कर दिया है उनको, अच्छा। भेंट में ये है। हाँ। ये शायद शायद का हाँ। पहना हुआ जैकेट जैकेट है, है। खादी का है। और ये मानपत्र है। अच्छा। वो ये मानपत्र दो ये गांधी म्यूजियम वाले कुछ ठीक बना कर देंगे, देंगे, म्यूजियम अच्छा। में रखने लायक कर मंगवाया है। जी। हाँ, ये सब है। ये फोटोग्राफ्स के बारे में भी मुझे जानना था, ये आपने। हाँ। ये जस्टिस नानावटी की बेटी सरोजबेन नानावटी। अच्छा और अब्बास साहब जी की जस्टिस की बेटी रहनाबेन। अच्छा दोनों को पिता जस्टिस, इसलिए दोनों सहेलियाँ थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब्बास साहब जी हमेशा बड़ौदा के हाँ बड़े परिवार के, वो गांधी जी के पास जाते रहे। हाँ। तो रहनाबेन जाती थी। अच्छा। तो साथ में सरोजबेन जाती थी। अच्छा, अच्छा। तो दोनों फ्रेंड्स। फ्रेंड्स थी एकदम अपने। हाँ। दो शरीर लेकिन एक जान। हाँ। एक दोनों का ऐसा प्यार था। अच्छा। काका साहब के पास दोनों 1934 में गए। हाँ। उस समय तो खादी की मोटी मोटी साड़ियाँ, अच्छा। वो ये अच्छे परिवार की दोनों बहनों ने पहनी है वर्धा में। हाँ। और दोनों जेल में भी गई है। हम्म। और सरोजबेन के पिताजी हार्ट अटैक से 50 साल के तब गुजर गए। अच्छा। तो काका साहब को पिता मानकर उनके साथ सारी जिंदगी रही है। अच्छा। उनका अंतेवासी थी। हाँ। पूरा सचिव का काम करती थी। देश विदेशी लोगों से संबंध रखती थी। अच्छा। काका साहब ने पूरी दुनिया में गए तो सरोजबेन को साथ लेकर। उनके पिताजी जस्टिस होने से विलायत भी सरोजबेन को लेकर गई थी। अंग्रेजी स्कूलों में कॉलेज में पढ़ी है। तो अंग्रेजी अच्छा था। अच्छा अच्छा। लेकिन गुजराती मराठी वगैरह काका साहब के पास आने के बाद अच्छा सीखा। और काका साहब को पुस्तकों का अनुवाद कराए। रविंद्र प्रतिभा, अच्छा ये पुस्तक भी मराठी में अनुवाद करा है, गुजराती में करा है। अनेक किताबों का उन्होंने अनुवाद करा है। वो भाषा पर प्रभुत्व था। रहनाबेन मुस्लिम होते कृष्ण भक्त थी। अच्छा। वो यहाँ काका साहब के कमरे के साथ रहती थी। और सुबह में आकर काका साहब को चुंबन करती थी मुस्लिम ढंग से। और प्रणाम करके जाते थे अपने कमरे में। उनका आध्यात्मिक जीवन अलग था। अच्छा। उन्होंने हार्ट ऑफ द गोपी, फिर सुनिए काका साहब, नाश्ते से पहले कई किताबें लिखी है। और काका साहब की हिंदुस्तानी काम में उनका पूरा सहयोग रहा है। अच्छा अच्छा। समन्वय की दृष्टि से उनके पास सब धर्म के लोग आते थे। इस कमरे में रात तक 2-2 बजे तक लोग आते थे। गेट बंद हो जाता तो दीवार कूद कर आते थे। अच्छा। और उनको मिलते थे। ये अपने उस ढंग से थे। सरोजबेन काका साहब के साथ हमेशा प्रवास में रहना, उनका काम करना, लोगों को मिलाना वगैरह सब उनका अलग क्षेत्र था। लेकिन जब समय मिलता था काका से प्रवास पर जाते थे, नहीं जाती थी। अब दोनों बहनों की बातें चलती थी। तो रहनाबेन के
कई गीत भी भजन भी अच्छे आवाज़ में सुनाते थे। हाँ। इतना सरोज बहन का उनका प्यार था। ये दोनों का इधर अमृतलाल नानावटी अच्छा गुजरात विद्यापीठ के जो हाँ। पहले विद्यार्थी हाँ। ये अमृतलाल नानावटी, नानावटी, अच्छा। उनका परिवार पूरा परिवार फ्रीडम फाइटर अच्छा। मुंबई में। अच्छा और ये भी काका साहब के पास जुड़े थे। काका साहब ने कहा अभी विद्यार्थी हो गए, पढ़ाई हो गई, अब क्या करोगे, हाँ मेरे साथ जुड़ोगे तो तुरंत जुड़ गए। अच्छा इतना आखिर तक काका साहब के संस्था संभाली, उनका साहित्य, उनके हिंदी प्रचार में काम करा, हिंदुस्तानी प्रचार में काम करा वगैरह अमृत नानावटी ने काम करा है। यहीं रहते संविधि में आखिर अच्छा। तक ओके। रहे। हम्म, काका साहब के साथ हैं। ये काका साहब की सब हम्म, यहाँ लिखते थे, करते अच्छा। थे तो एकदम मांगते थे। हाँ काका साहब के सब डिक्शनरियाँ रखते थे। अच्छा फिर प्राचीन चरित्र कोश हाँ। वगैरह सब कोश रखते थे, उसमें से देखते थे वगैरह। ये उनका रेफरेंस का था। अच्छा हाँ, हाँ, हाँ। ये उनका श्वान प्रेम प्रेरणा आ भी- जाए ये तो आएगा। जैसे काका साहब का स्वान प्रेम है, ऐसे हमारे कुसुम बहन का भी स्वान प्रेम है। तीन हाँ। उनके काका से दोस्त हैं बाल भाई के जो- पास हाँ। एक टार्जन कुत्ता था। हाँ तो काका साहब को बहुत प्यार करते थे हाँ और खाना खाते थे तब अचूक आ जाते थे। काका साहब थोड़ा टुकड़ा देते थे, रोटी का खाते थे। हाँ। और टार्जन गुजर गए हाँ। तब उन्होंने बहुत अच्छा लेख लिखा है। हाँ। और काका साहब जब साउथ में गए थे, के शाह राज्यपाल थे ना, हाँ। कर गए तो टार्जन इतना दुखी हो गया तो मेरा शासन गया। हाँ, फिर काका साहब ने कहा जल्दी से उसको ले जाओ और कमरे के पीछे कहीं रख दो। अच्छा बचपन से तो बिल्लियाँ पाली है। अच्छा स्मरण यात्रा में देखते ना, हाँ, हाँ, तोता उसमें लिखा पालते है, थे, हाँ, बिल्ली हाँ। पालते थे। जी। और कॉलेज में गए तब जेब में गिलहरी रखते थे, हाँ। कोट के ये जेब में। हाँ, हाँ। जैसे उनको बहुत प्यार था पशु पक्षी के लिए। यहाँ काका साहब की बेटी सरोज बहन बैठती थी। यहाँ पे हाँ, काका साहब जो पूछते थे हाँ, हाँ। वो लिखती थी वगैरह। सरोज अच्छा। बहन की ऐसी है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन तत्तेन भुञ्जीथा मार्दकस्य स्वेदनं प्रातस्मरामि तुरीयम्
अल्पं भयानामयं भीषणं भीषणानां परं रक्षणं रक्षणानां वयं विभ्रान्तको भवतु वा स्कंदविनायक सरितावतु ब्रह्ममसतु यवशक्तितु विशुपिता प्रभुतु रुद्रविष्णुतु रामकृष्णतु रहीमतावतु वासुदेवतु विश्वरूपतु चिदानन्दहरितु अद्वितीयतु अकालनिर्भय आत्मलिङ्ग शिवतु ॐ तस्य श्रीनारायणतु पुरुषोत्तमगुरुतु नमोऽर्यन्ताणं मङ्गलानां च सर्वेषां परमशिवो निर्वैरालमुरति अजोनिसेवं पुरुषसारं तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा और हमारे अपराधों को क्षमा करना, जिसे हम भी बल्कि पाप से हमें बचा, क्योंकि ओम नमो नारायणाय पुरुषोत्तमाय उत्तमाय ओम नमो बाहिर राम ही अंदर राम ही बाहिर राम ही जहाँ देखो तहाँ राम ही जहाँ देखो तहाँ राम ही राम बिना कछु जा